तथा उच्चतर हर एक शिक्षा के लिए कानून बनाया था। वुड डिस्पैच, पूरा नाम लेने की जरूरत नहीं है, बस वुड डिस्पैच कहेंगे। चार्ल्स वुड डिस्पैच के चक्कर में तुम लोग को नंबर नहीं याद होगा, इसलिए बस उतना ही बोलिए जितना में याद हो जाए। वुड डिस्पैच का नियम था, समझ में गया। जबकि हंटर आयोग ने केवल प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर काम किया। हंटर आयोग ने केवल प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर काम किया था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? लाइक कर दो जी। हिस्ट्री तो आपका जो मेन हिस्ट्री था वो खत्म हो गया है। अब ये आयोग हो जाएगा, कांग्रेस अधिनियम हो जाएगा, ये सब चीजें, तो उसको आप बढ़िया से रिवीजन करते रहिएगा। आगे बढ़े। हट जब इन लोग को बढ़ जाना, जब अपनी हिस्ट्री का जो मेन स्ट्रीम था, जो मेन हिस्ट्री था, आजादी वगैरह तो दिला दिए थे हम। किसी को दिक्कत? अच्छा, आप में से ऐसा कोई गधा है जिसको लगता है कि आजादी 99 साल के लीज पे मिली है? हाँ? मेरी बहन की, अरे यार मेरी बहन का तो बात ही अलग है। वो समझ गया, कम से कम 150-200 पिशाच मरे होंगे सब ना, पिशाच, और 2-4 दर्जन चुड़ैल वगैरह मरे होंगे सब, और कई 100 चंडालों की जब मृत्यु हुई होगी तो भगवान सोचा होगा फिर इतना बनाना पड़ेगा, इतना मेहनत पड़ेगा, एक को बना देते हैं सुपर एकदम, उसे तो हमारी क्या बना दिया, बहन बन। तो मेरी बहन से खतरनाक कोई नहीं है। समझ में आ गया? बैठ जब हम लोग, चलिए हम आगे देखते हैं। हम लोग हंटर आयोग वगैरह सब कंप्लीट हो गया था ना। हंटर आयोग के आगे बताना था, यह हंटर आयोग, कई बार क्वेश्चन पूछा है, हंटर आयोग किसके समय आया था? लॉर्ड रिपन के समय। किसके समय? रिपन। रिपन बहुत अच्छा व्यक्ति था, जब हम रॉयसराय पढ़ाएंगे तब बताएंगे। हंटर आयोग में ध्यान से समझिएगा, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, जबकि वुड डिस्पैच में सभी शिक्षा। वुड डिस्पैच में जस्ट इससे पहले ही था ना, वुड डिस्पैच, वुड डिस्पैच जस्ट इसके पहले था। और वुड डिस्पैच जब, देखिए सबसे बड़ी जो शिक्षा होती है हायर एजुकेशन होती है, उच्चतर शिक्षा, जो केवल यूनिवर्सिटीज में होती है। समझ में आ गया कि नहीं? और हर यूनिवर्सिटी का रूल रेगुलेशन अलग होता है। इसी के समय कौन सी यूनिवर्सिटी 1857 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में क्या किया गया? विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी खोली गई थी। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब धीरे धीरे क्या हो गया, इसके बाद यूनिवर्सिटी बढ़ते गई। भाई एक बार यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाएगी, धीरे धीरे बढ़ेगी, फिर जब यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा होगी तो उस यूनिवर्सिटी को कंट्रोल करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी को कंट्रोल करने के लिए बनाना पड़ेगा कि नहीं? तो वैसे आगे जाके यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी बन गया। क्या बन गया? यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो ये यूनिवर्सिटीज के ऊपर क्या रखती है? नजर रखती है। जिस तरह यूनिवर्सिटी सुतल है ना, उससे ज्यादा सुतल है यूजीसी। यूजीसी और खतरनाक सुतल है यूनिवर्सिटीज वगैरह में। यूनिवर्सिटीज में एक चीज है ना, जो खराब होने का रीजन क्या है कि किसी भी यूनिवर्सिटीज को वीसी कंट्रोल करते हैं, वाइस चांसलर। और वीसी काफी ज्यादा पॉलिटिकल अलाइंड व्यक्ति हो गया है आजकल, कि वो किसी ना किसी हिसाब से वीसी बन के पॉलिटिकली हो जा रहा है, चाहे जिस जहां भी जाए। और आप लोग को क्या बोला जाए, यूनिवर्सिटीज की दुर्दशा, आप सब तो उसके भुक्तभोगी ही है कि नहीं है? आगे बढ़े। मम्मी की तबीयत अब कैसी है? अब ठीक है, आप लोग की दुआ है, एकदम बढ़िया है। लेकिन थोड़ा थोड़ा अभी लाइनअप में, फॉलोअप में नहीं होते हैं लोग वहाँ पे। दोनों चीज़ को मैनेज करने के लिए बड़ा झमेला है। मतलब इतना एक हफ्ता में हमको समझ में आया ना कि आदमी जो होते हैं लोग, पुरुष लोग ना, ऑफिस ये सब संभाल लेंगे जहाँ 8 घंटा 10 घंटा ड्यूटी है। घर एक ऐसा चीज़ है जहाँ 24 घंटा ड्यूटी होती है, उसे थोड़ा हम लोग से कंट्रोल के बाहर हो जाता है। बहन रहती है तो ज़्यादा कंट्रोल कर लेती है। तो क्या लगता है, कोई गारंटी है कि घर द्वार बढ़िया से देखेगा कोई? आजकल तो एगो नया नौटंकी हो गया है, नहीं? हाँ, अरे तुम लोग टेंशन क्या लेता है? हम कहाँ कहाँ जाने वाले हैं? चलिए अब देखते हैं। आगे बढ़े बाबू। हालांकि हम बाहर भी रहे थे जब भी, तो आप लोग का क्लास तो लिए थे, बस आपका मन है थोड़ा सा, जितना वहां पढ़ा है यहाँ पे भी थोड़ा जानते ही है, देखना पड़ता है। और मेरी मम्मी दूसरे किसी पे भरोसा नहीं करती है। कोई डॉक्टर अगर इंजेक्शन देने आएंगे, रुकिए, कहाँ बाबू? हम कहा नीचे वाले फ्लोर पे। क्या कर? अरे वहाँ डॉक्टर साहब से मिले। अरे दुकान है इंजेक्शन देने के लिए, रुक रहीजिए आप। अब वहाँ पे तो टाइमिंग से देना होता है कोई भी दवा वगैरह। तो आएंगे तो हम बताएंगे, अच्छा ये है, इस चीज़ के लिए है ये दवा। तो कभी कभी ना जैसे इंजेक्शन दिया जाता है ना, तो जाम हो जाता है, तो एक फ्लश आता है, फ्लश उसको लेकर ढक लगिएगा ना तो नस साफ हो जाएगा। तो करिए, अभी बाबू बोला ये कोई इंजेक्शन नहीं, तो दूगो को चिका है, फिर आओ तो बताएंगे ये फ्लश जाम हो गया। अच्छा लगाओ जी, फ्लश लगा दे, अब जाइए आप।
तो जब तक हम कंफर्म नहीं कर देते हैं ना तब तक और उसका कभी कभी इशारा करती है, तो डिस्कस करो कौन चीज़ का दवाई है, मतलब आखिर किस चीज़ का है, ये है वो है। तो हम लोग नॉर्मल जो चीज़ें इन जनरल चीज़ों में आदमी जानता है, थोड़ा बहुत बता देता है, इसलिए दूसरे किसी को हम छोड़िए नहीं ना सकते हैं। नहीं तो डॉक्टर को कह देंगे अब बाद में आइएगा, क्योंकि दवाई है इसमें बाद में क्या होता है, नहीं अभी नहीं, जब हम कंफर्म कर देंगे एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तब इसलिए हमको थोड़ा सा भाग दौड़ ज्यादा करना पड़ता है। और डॉक्टर कुछ बोले खाली यही बोलता है ऐसे, नहीं समझे। और नहीं तो आजकल गांव में लोगों को एक दिमाग में ये बैठ गया है ना कि डॉक्टर सब कुछ बात बोल रहा है ऐसा पैसा लूटने के लिए, ये धीरे धीरे बैठ गया है। अरे वही बोलता है सब भाई 75 को जांच के लगा तो कुछ भाई हो, नहीं समझे, तो दिमाग में बैठ गया था, इसलिए हमको नहीं छोड़ के हटा बनता है वहाँ पर। बाकी किसी उसी को कुछ हो रहा है वहाँ पे, ज्यादा कोई जबरदस्ती बोला ना कि नहीं ये जरूरी है तो हम जा रहे हैं उठ के। हाँ एमआरआई जांच समझते हैं, एक मशीन होती है, तो एमआरआई जांच में आधा घंटा लगता है, तो बड़ी झमेला वाला चीज है वहाँ पे। उसमें जांच किया मम्मी का आधा घंटा लग गया, और वहां दूसरा कोई जा नहीं सकता। एमआरआई में मैग्नेटिक पावर इतना रहता है कि दूसरे आदमी को खींच लेगा अगर कोई मेटल का पहना है तो। अब मम्मी उब गई आधा घंटा में, और कुछ हिल डुल कर सकते नहीं, एकदम छोटा सा मशीन होता है, उसमें पूरा शरीर ही अंदर लेके चल जाता है, दिखबो नहीं करता है, गुफा टाइप का होगा इस टाइप का, ऐसे इसी में आदमी को लेके चला जाता है। लास्ट में जब खत्म हुआ तो बटन दाबे तो बाहर निकले, तो मम्मी निकलते कह रही है, जो लेडीज डॉक्टर थी, अंदरवा डाल के हमको भुला गई थी क्या बबनी मतलब आधा घंटा भुला गई थी क्या बबनी, नहीं भूले थे। तो हमसे कहिए ना कि आधा घंटा तक वही में रख के छोड़ दिया था सबको, हम अब निकलने वाले थे तो दुकान बटन दबाए तो वापस आ गए ना, तो हम तो में निकल जाते हैं, पीछे से गद्दे से निकल जाते हैं। आधा घंटा तक छोड़ के कहीं ने कहाँ थे सब यहाँ पे, झूठ बोल रहा है सब कि हमको याद पड़ा होगा तब गए हम। ना आधे घंटा का ही होता है उसमें, हमारा उसमें बड़ी आवाज करता है, तो इधर हम भी सोचे कि हम भी चेक करा ले, तो हमरो आधा घंटा ले आके छोड़ दिया, उसमें पूरा जांच हो। हम तो सो गए थे, एमआरआई मशीन त्राम भड़ाम करता है, हम सो गए उसी में। ये इसमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, आधा घंटा तक हम लोग आदमी बिजी रहने वाला आदमी, उसको शांत छोड़ दीजिएगा, आधा घंटा दिमाग पागल हो जाएगा। हम तो सो गए, इसमें भड़ाम भड़ाम बोलता है, उसमें इतना जोर से आवाज करता है ना एमआरआई मशीन। आप में किसी का हुआ है कि नहीं, बहुत आवाज करता है अंदर, इसलिए ना वो कहता है डरिए उरिएगा नहीं। यहाँ पे हम लोग कहें कि हम लोग डरे वाला आदमी है जी। और जब वापस निकाला ना, तो जो डॉक्टर जो थी बाहर निकाल के, वो लेडी डॉक्टर थी, और देखी कि हम सो गए हैं, तो कहे सर हम सूत गए खूब बढ़िया से। सर उनको लगा ना कि हमारा कुछ हो गया, क्योंकि आज तक कोई एमआरआई मशीन में नहीं सोया होगा। वो दौड़ल के सर को कुछ हो गया, तो बाकी लोग दौड़े सर हम उठे, हाँ हो गया क्या, हो गया हाँ सर हो गया। हम उठे, चप्पल उप्पल पहने, उसमें सारा ड्रेस व्रेस चेंज कर देता है, फिर कहते तो सब देख के न कर यार एमआरआई में कौन आके सोता है भाई। पूरा डर गया था उन लोग को लगा ना कि हमको मशीन ही निपटा दिया। आगे बढ़े बाबू, चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो विश्वविद्यालय समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। आगे देखते हैं हम लोग, हंटर कमीशन भी बता दिया आपको। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए आगे जाके यूनिवर्सिटी बढ़ने लगे, सब पंजाब यूनिवर्सिटी बने और इलाहाबाद विश्वविद्यालय। यह 1857 के समय हंटर आयोग के द्वारा बनाया गया था इलाहाबाद विश्वविद्यालय। लेकिन पहला जो था कलकत्ता हो गया, मद्रास हो गया, बंबई हो गया, ये सब विश्वविद्यालय जो थे सब, ये सारे विश्वविद्यालय सब बहुत पहले बन गए वुड डिस्पैच के द्वारा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय अपने समय में भाई, एक इलाहाबाद जब विश्वविद्यालय था तो यूपीएससी के लिए बहुत प्रसिद्ध था, और यूपीएससी के लिए आईएएस फैक्ट्री कहा जाता था इस विश्वविद्यालय को। लेकिन धीरे धीरे चीजें आई और हिंदी मीडियम वालों का नाश हो गया। हिंदी मीडियम वाले एक बात का गलत आरोप लगाते हैं कि उनका रिजल्ट नहीं होता है। हिंदी मीडियम वालों का पीटी नहीं होता है। हिंदी मीडियम वाला मेंस में पहुंच जाएगा ना तो बहुत अच्छा कर लेगा, लेकिन हिंदी मीडियम के बच्चे में एक बहुत बड़ी खराबी होती है। अब सब हिंदी मीडियम वाले ज्यादातर हैं, इन सब में एक बहुत बड़ी खराबी, इनको जो मजा आएगा वही पढ़ेंगे। उसको ये मतलब नहीं है कि ये एग्जाम लायक है या नहीं है। अगर उसको सपोज कीजिए कि उसको प्राचीन इतिहास अच्छा से आ रहा है तो अशोक के बारे में पीएचडी कर लेगा, अशोक का खटिया ऐसा था, ये था, मतलब इस तरह का समझिए कि अगर किसी विद्यार्थी को मैथ आ रहा है और उसको मैथ में इंटरेस्ट है ना, तो अंग्रेजी छोड़ देगा, रीजनिंग छोड़ देगा, जीएस छोड़ देगा। अरे बैल कहीं का, तुमको टीचर बनना है। टीचर और स्टूडेंट में डिफरेंस होता है। टीचर को एक सब्जेक्ट बहुत बेहतर आना चाहिए, जैसे हमको जीएस है तो मेरा जीएस हमको जीएस में, और बाकी चीजें आए ना आए उसके लिए उसको क्वेश्चनेबल नहीं कर सकते। हमसे भी मैथ कोई कहेगा तो मैथ बना देंगे, अंग्रेजी हम तनी मनी घींच देंगे, पढ़ा उड़ा देंगे अंग्रेजी, लेकिन जिस हिसाब से हम जीएस को डील करेंगे उस हिसाब से मैथ रीजनिंग को नहीं करेंगे यहाँ पर, समझ। और इसमें हम बहुत अच्छे से भी कहेंगे भाई हमारा सब्जेक्ट नहीं है, बट ये बात आप नहीं कह सकते
क्या आप कह सकते हैं? तो बैलेंस बनाने नहीं आता है हिंदी मीडियम का विद्यार्थी को। और हिंदी मीडियम के टीचरों में भी एक खराबी क्या है ना, वो अपने आप को पता नहीं क्यों भगवान समझने लगते हैं, देवता टाइप के। तू ऐसे कहेंगे, मैं जो बोल रहा हूँ इसे करो। यहाँ पे अंग्रेजी जाकर मैथ के मास्टर से मिलेगा ना तो उसको लगेगा मैथ पढ़िए, बाकी कुछ छोड़ दीजिए। मैथ आपको सब कुछ करा सकता है, रीजनिंग वाले से मिलेगा रीजनिंग करा सकता है जी। हाँ भाई, हम सीधा कहते हैं कि भाई देखो, हम लोग बस तुम्हारा टाइम बचा सकते हैं, धड़ाधड़ अगर आ रहा है तो क्वेश्चन पढ़े, धड़ाक से आंसर निकल गया, कोई मेहनत होना नहीं करना है। जैसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? ऑप्शन बी, वुड डिस्पैच, खत्म। इसमें क्या दिमाग लगाना है? एलसीएम एसीएफ कुछ नहीं लेना है यहाँ पे। लेकिन हर एक सब्जेक्ट को आपको प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा। अब हिंदी मीडियम वाले सबका यही खराबी, वो बैलेंस नहीं बनाता कोई भी। अभी भी देखिएगा ना आप लोग, ये इनकी ना उसी हिसाब से ना प्लानिंग हुई है, बहुत लंबा प्लानिंग के हिसाब से गई भी नहीं किए, बचपन से ही उसी धरने में आ रहे हैं। और इनको टीचर भी उसी हिसाब से मिले, बढ़ते गए, जो चीज पे अच्छा है, जो कमांड है, उसको खूब बढ़िया बताएगा, विद्यार्थी सबको खूब मन लगेगा, बाप रे बाप बड़ी जानकार टीचर है ये है। बाबू, जितना शिक्षक जानता है उतना आपके एग्जाम के लिए जरूरत नहीं है यहाँ पर, लेकिन बढ़िया से तो आप बैलेंस बना के रखिएगा। अगर बैलेंस नहीं बनाते हैं तो आपका भी रिजल्ट नहीं होगा, चाहे किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी एग्जाम में होगा, क्योंकि जो जो चीजें पूछ रही है वही होता है। अभी रिसेंट में दरोगा का पेपर हुआ था, तो दरोगा के एग्जाम में जीएस बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है, 80 से 85% जीएस ही पूछ देता है। लेकिन उसमें हम बार बार बच्चों को समझा रहे थे, बाबू दरोगा का एग्जाम निकालना बहादुरी नहीं है। ये ससुरा में मेरिट में लोग फंसते हैं, मेरिट में। अच्छा, मेरिट से बचने के लिए, मतलब मेरिट से बचने के लिए क्या कौन सा विद्यार्थी चाहेगा कि मेरिट में फेल हो जाए? कोई चाहेगा? लेकिन कोशिश सबकी रहती है। लेकिन इसका सबसे बड़ी समस्या, जैसे यूपीएससी परेशान है ना अपने सीसेट से, यूपीएससी के विद्यार्थियों का दर्द क्या है? सीसेट। उसी तरह दरोगा में एक समस्या क्या है कि बिहार दरोगा में मेरिट बहुत हाई जाता है कि प्री पास कर दें, मेंस पास कर दिए, फिजिकल निकाल दिए, सब कुछ कर लिया, मेरिट में जाके छड़ जाएंगे, तो बहुत बड़ी समस्या। तो बच्चों से हम कहते थे बाबू रीजनिंग मैथ पे भी ध्यान दो, रीजनिंग मैथ की क्लास लगा दिया जाता था, तो जीएस में क्लास भर जाएगा, और रीजनिंग मैथ में क्लास में 50% भी विद्यार्थी नहीं रहेगा। और जब गया ना इस बार मेंस में, तो 25 को क्वेश्चन 20-25 को पूछ दिया रीजनिंग मैथ से, खत्म कहानी, हो गया खत्म। सर जी हम लोग को रीजनिंग मैथ का पढ़ा रहे हैं, जाओ, हो गया मोए मोए, नहीं हो गया मोए मोए, मतलब होता क्या पता नहीं, सुनने में बस पता लगता है आपको, तो मोए मोए। तो आप सब लोग का काम समझ में आ गया? क्या चीज है? पूरे सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। हम कहें कि खाली जीएस पढ़ो तो इस पे भी नहीं, हालांकि हम कभी नहीं कहें कि तुम लोग खाली जीएस पढ़ो, सब पर ध्यान आप लोग को देना है अगर रिजल्ट लेना है तब। अब मास्टर बनना है तो केवल किसी विषय को पकड़ लीजिए जो आपका स्ट्रांग है, उसको बताते चलिए यहाँ पर। चलिए आगे बढ़े, बताइए इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना। हाँ, अगला आप देखते हैं, यहां तक तो ये हो गया आयोग, यहां तक क्या हो गया? आयोग। अब विश्वविद्यालय तेजी से बढ़ रहे थे, विश्वविद्यालय क्या हो रहे थे? बढ़ रहे थे। अब इन्हें कंट्रोल करने के लिए जरूरी था, तो लॉर्ड कर्जन ने विश्वविद्यालय को कंट्रोल करने के लिए टॉमस रैले के नेतृत्व में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किया। किसकी स्थापना किया? विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। लेकिन विश्वविद्यालय की स्थापना वुड डिस्पैच के समय हुई, लेकिन विश्वविद्यालय की संख्या को लगातार बढ़ रहा देखते हुए विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने किया। किसके नेतृत्व में? टॉमस रैले के नेतृत्व। आगे बढ़ते हैं। चांदनी बिंद हमको जीएस से बहुत अच्छा लगता है। देखो बबनी को, अगर ये ऐसा एग्जाम में बैठेगी जिसमें बाकी सारा विषय है तो क्या होगा? हाँ, में हो जाएगा, अच्छा फेल हो जाएगी। तो अगर आप ऐसे एग्जाम में बैठते हैं जिसमें केवल जीएस है, जैसे बीपीएससी वगैरह, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, लॉर्ड कर्जन ने किसके नेतृत्व में? टॉमस रैले। किसकी स्थापना किया? विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किया। किसकी स्थापना? विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किया था। समझ में गया? अब इसके बाद जो भी चीज आएगा इंडिविजुअल काम आएंगे। क्या आएंगे? इंडिविजुअल। जैसे 1906 में बड़ौदा रियासत में सर्वप्रथम अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान किया। यहाँ पे जैसे दुनिया का पहला देश जर्मनी का एक प्रसा था। प्रसा, जर्मनी में कई राज्य थे, जैसे हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश है ना, वैसे जर्मनी में एक जगह था प्रसा, जिसने सबसे पहले कह दिया कि शिक्षा अनिवार्य रहेगी। शिक्षा क्या रहेगी? अनिवार्य। उसी तरह बड़ौदा, गुजरात में जगह है बड़ौदा रियासत, पहले तो छोटे छोटे राजा होते थे, तो बड़ौदा के राजा ने 1906 में घोषणा कर दिया कि प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य रहेगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो दुनिया में सबसे पहले शिक्षा अनिवार्य किया प्रसा। कौन? प्रसा। और भारत में बड़ौदा रियासत। बड़ौदा रियासत, गुजरात का एक छोटा सा एरिया, गुजरात में डिस्ट्रिक्ट है अभी बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत? तो शिक्षा को अनिवार्य करने वाला बड़ौदा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला 1916 में जीके कर्वे के ने पुणे में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया। महिला विश्वविद्यालय कहां है? पुणे में। महिला विश्वविद्यालय
पुणे में। अब जितना चीज है ये कैसा है, इंडिविजुअल, किसी ने अनिवार्य कर दिया, किसी ने महिला का शिक्षा के लिए, अलग अलग टाइप का क्या है अनिवार्य करते गया। यहाँ पे बेंथ्यू ने कलकत्ता में पहली महिला विद्यालय की स्थापना की। इसके लिए सहायक कौन रहे थे, ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर ने 35 महिला विद्यालयों की स्थापना किया था। महिला शिक्षा पे सर्वाधिक जोर और विधवा पुनर्विवाह पे सर्वाधिक जोर किसने दिया, ईश्वरचंद विद्यासागर। किसने दिया, ईश्वरचंद विद्यासागर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ईश्वरचंद विद्यासागर। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं। ईश्वरचंद विद्यासागर ने कितने विश्वविद्यालय खोले, और दुनिया के लिए सबसे खतरनाक विश्वविद्यालय हाँ बताइए, पटना विश्वविद्यालय 1917। बिहार के किसी एग्जाम को अगर आप देते हैं तो उसके लिए पटना विश्वविद्यालय पे फोकस करना जरूरी हो जाता है। 1917 पटना विश्वविद्यालय यहाँ पर अभी है। पटना विश्वविद्यालय यहाँ पर किस चीज के लिए फेमस है आपको कुछ नहीं पता, किस में अच्छा परफॉर्म कर रहा है कुछ नहीं पता। आज से 30 साल पहले 40 साल पहले अगर आप पटना विश्वविद्यालय से पढ़ने के बाद, ये सच्ची घटना है कि अगर आप रेलवे स्टेशन का स्टेशन मास्टर एक अच्छा जॉब होता है, समझ आ गया कि नहीं, उसका नाम है स्टेशन मास्टर, जबकि हकीकत में है टेंशन मास्टर। उसको बहुत टेंशन रहता है, कौन गाड़ी आई कौन गए इधर उधर। और छोटे स्टेशन मिडिल लेवल के स्टेशन में ना स्टेशन मैनेजर भी नहीं होता है, तो उसको स्टेशन मास्टर भी देखना है, स्टेशन मैनेजरों देखना है, ट्रेनों देखना है और स्टेशनों पे देखना है कहीं कुछ हुआ कि नहीं हुआ। और छोट मोटी स्टेशन में तो 12 के घंटियों बजाता है, इसे हरियर झंडी दिखाता है, लाल एगो ललका झंडी पीछे रख ले रहता है, हरियर का दिखाता है। कोनो गेट पे लटकल नहीं है, कोनो कुछ दिक्कत नहीं, देखे अरे तो लटकल है गेट पे, ललका दिखा दे रहे दूगो देखते। तो अच्छा जॉब है ग्रेजुएशन लेवल पे स्टेशन मास्टर। तो पटना विश्वविद्यालय से पढ़ने के बाद यदि कोई स्टेशन मास्टर का जॉब करता था ना, तो लोग उसको कहते थे कि जब स्टेशन मास्टर ही बनना था तो पटना यूनिवर्सिटी में जाने की क्या जरूरत थी, अगर वहां से पढ़े हो तो कुछ अच्छा बनो। आप सोचिए क्या वैल्यू थी पटना विश्वविद्यालय की, कि पटना विश्वविद्यालय से पढ़ने वाला ऐसा बोला जाता था जो यहाँ गया वो उसकी लाइफ बन गई। समझ में आ गया कि नहीं गया। आज पटना यूनिवर्सिटी यहाँ पर आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं। 1917 में हाँ, अब विश्वविद्यालय आयोग की पढ़ाई कैसे होगी, इसके लिए फिर एक आयोग का गठन किया गया, सैडलर आयोग। कौन सा आयोग, सैडलर आयोग। तो विश्वविद्यालय पहला विश्वविद्यालय अधिनियम लॉर्ड कर्जन के समय, पहला विश्वविद्यालय अधिनियम लॉर्ड कर्जन। ज्यादा चीजों पे ध्यान नहीं देना, दिमाग भटक जाएगा। मेन चीज पहला विश्वविद्यालय आयोग कर्जन। अब विश्वविद्यालय आयोग कर्जन ने तो बना दिया, अब उसमें और सुधार करने के लिए सैडलर आयोग। कौन सा, सैडलर आयोग। सैडलर आयोग, सैडलर आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1917 में। इसके अनुसार हम लोग क्या कहते हैं, 12 वर्षीय स्कूल शिक्षा के बाद हम लोग कहां भेज दिए थे, यूनिवर्सिटी में। किसमें भेज दिए थे, यूनिवर्सिटी में। और आप लोग जो ऑनर्स पेपर लेते हैं वो किस आयोग के सिफारिश पे लेते हैं, सैडलर। इन्हें ने कहा था कि जब बच्चे विश्वविद्यालय में जाएंगे तो उन्हें अपनी पसंद की शिक्षा लेने का अधिकार देना चाहिए, ऑनर्स एजुकेशन की बात कही थी। तो ऑनर्स एजुकेशन की पहली बार बात किसने की, सैडलर आयोग। अब विश्वविद्यालय आयोग किसने बनवाया, कर्जन ने बनाया था। और 3 बड़े विश्वविद्यालय कलकत्ता, बंबई और मद्रास, इसकी स्थापना वुड डिस्पैच। किसके द्वारा, वुड डिस्पैच। किसके द्वारा, वुड डिस्पैच। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आप जो ऑनर्स लेते हैं, आप लोग का ऑनर्स होगा ना, हाँ हम लोग ऑनर्स से नहीं लिए थे। हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारा था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बीएससी में, और जीएस जो था ना, जीएस ई सब्सिडरी था, इसका मार्क्स नहीं जुड़ता था। समझ गया, इसका मार्क्स नहीं जुड़ता, और तो ऑब्जेक्टिव रहता था। ऑब्जेक्टिव मतलब जैसे आजकल कंपटीशन में जाता है टिक टिक मार के चलाइए, तो जीएस वाला हिस्सा जो था उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव रहता था, कुछ जीएस में पूछता तो मार दिया हम लोग। हम लोग में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये ऑनर्स था, और 3 ऑनर्स लेने होते थे, और ये सब नहीं होते। और ना थर्ड ईयर में जाके इन तीनों में से किसी एक को छोड़ देना होता था। समझ में आ गया कि नहीं, थर्ड ईयर में किसी एक को छोड़ दीजिए। ज्यादातर केमिस्ट्री छोड़ देता था, अरे बाढ़ में जोर से जाते नहीं, दिमाग झनका के रख ले। और बीएससी लेवल का केमिस्ट्री तो और सरदर्द है, क्योंकि वहां फिर आपसे उम्मीद ये नहीं किया जाता ना कि आप बच्चे हैं। रियल में जब आप ग्रेजुएशन की पढ़ाई, आप लोग तो रियल में करवे नहीं करता आदमी। यहाँ पे तो एक बार फोन कर देता, परीक्षा है चल आते हैं, 5000 रुपया जाके परीक्षा का वो दे देते हैं, धाए दे कुछ लिख के चलाते हैं। आप लोग तो वही वाले सिस्टम वाले, आप लोग जुगाड़ आयोग वाले, सैडलर आयोग वाले नहीं है। तो हम लोग जो थे वो सेकेंड ईयर तक 3 ऑनर्स होते थे, थर्ड ईयर में आके एक तो छोड़ देना होता। उसके बाद आप जाके एमए या फिर एमएससी में कुछ दूसरा लीजिए। बेहोश हो गया क्या वो, इलाज क्या कैसे बेहोश हो गया जी, नजर लग गया उसको, काला है उसको, कहाँ नजर लगा है। चलो बैठ जा, बाकी तुम लोग खड़ा होके क्यों देख रहे हो, ए बकलवा। हाँ वो बेहोश हो गया, तो इसमें कौन सा बहादुरी का काम कर दिया वो। बीच वाला गेट खोल देना जी, बेहोश हुआ है कोई विद्यार्थी, बीच वाला गेट हट जाओ, खोलने तो गेटवा दो। हाँ जाओ बाबू, इसको किसी बिहार की यूनिवर्सिटी का वीसी बनाया जाए। आगे बढ़े,
तो ऑनर्स समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ऑनर्स अभी भी आपने अगर कोई बीएचयू से पढ़ाई करिए, डीडीयू से कीजिए या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कीजिए, तो आज भी आपको 3 ऑनर्स वाला ही सिस्टम लेना है जो हम लोग पढ़े थे। आज भी वहाँ ऐसे ही है। तो आप में से कोई है डीडीयू या बीएचयू या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से? कौन सी यूनिवर्सिटी? बीएचयू। आज आपका भी 3 ऑनर्स होगा। क्या वाला नहीं, बिहार वाला की तरह नहीं है कि ऑनर्स नहीं, 3 ऑनर और एक सब्सिडी, एक जीएस पेपर देना होगा। वो 3 साल में एक बार कभी भी दे सकती। उसमें फर्स्ट ईयर में फेल हो गए कोई दिक्कत नहीं, सेकेंड ईयर में फेल हो गए कोई दिक्कत नहीं, थर्ड ईयर में पास होना भाई मजबूरी है, नहीं तो फेल करा देगा वहां पे। तो वो हम लोग ना मजाक में ले लेते थे लोग इसको। तो वो उस पेपर को सब्सिडरी वाला जो जीएस पेपर था ना, हम लोग पेपर के दिन देखते थे लोग, और रियल में हम लोग बता रहे हैं ना, जो फर्स्ट ईयर में हम लोग पढ़ते थे तो मजाक में इसलिए जीएस फर्स्ट ईयर में ही एग्जाम देते थे ना कि फेल भी हो जाएंगे ना तो 2 साल का चांस बचेगा। तो उसमें जीएस में पूछता कौन जीता, यही सब चीजें, भारत का सर कोकिलाकी से, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में, अरे 2-4 वो क्वेश्चन हिस्ट्री से उठा रहे, सेम आइडिया जैसे एसएससी नहीं जीएस का पेपर ले लेते हैं सर, वैसे यहाँ पे। तो हम लोग फर्स्ट ईयर में ही जीएस देके खत्म कर देते थे, इस उम्मीद में कि फेल हो गए तो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में क्या कर सकते हैं, हम लोग दे सकते हैं। आप समझ में आ कि नहीं? बीएचयू में आपका कौन कौन ऑनर्स था अपनी? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बीएससी। थर्ड ईयर में एक तो छोड़ना होगा, कौन छोड़ दी थी? केमिस्ट्री छोड़ दी थी। हम सबका यही कहानी होता, हम लोग भी बीएससी में थे लोग, तो यही किए थे लोग भाई। तो अलग अलग आप जीएस सब्सिडरी में लिए थे। हाँ बाबू, जीएस सब्सिडरी में था हम लोग का यहाँ। हाँ देखिए, किसी भी चीज का ना 2 चीजें होती है, एक आपका एप्टीट्यूड क्या होता है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि आप पढ़ कुछ रहे हैं और आपका झुकाव किसी और है। तो हम लोग भले बीएससी में थे, झुकाव किधर था जी? हम अकेले कई ठोको सब्सिडरी में पास कराए थे। हाँ, बाकी उन लोगों से भी हम मदद लिए थे। तो एग्जाम में लेन देन चलते रहता है। तो अभी आप लोग बताइए, ऑनर्स पढ़ाई करते हैं ये किस आयोग के सिवाय? सेडलर। बिहार में यूनिवर्सिटी में ना बच्चों के साथ अजब टाइप का बिहेव है। अब आप समझो जरा ध्यान से, कोई भी बच्चा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, गोरखपुर यूनिवर्सिटी या बीएचयू या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहीं से पढ़ाई की, उसने कितने ऑनर्स लिया? और अब आओ बिहार में, आपको एक ही ऑनर्स लेना है। और ये हकीकत है कि हम लोग के ऑनर्स पेपर जो था, हम ऑनर्स ही पढ़ते थे, हम लोग कभी पलट के नहीं देखने जाते थे सब्सिडरी को। एग्जाम के टाइम बस इसलिए देख लेते थे, फेल होंगे तो लटका देगा, उसका मार्क्स तो जुड़ता नहीं था। अब यहाँ आके देखिए, बीएससी में विद्यार्थी आया, ग्रेजुएशन में आया, तो केवल ध्यान किस में देगा? ऑनर्स में। एक सब्जेक्ट पे ध्यान दिया, बाकी तो दूंगा उसका सब्सिडरी। अच्छा, यहाँ एक और चीज देखते हैं कि हिंदी और इंग्लिश लेना होता है। बताइए, हिंदी और इंग्लिश बीएससी में भी लेना होता है? हाँ, कंपलसरी है। अब अपने मन से सोच के बताओ, एक विद्यार्थी जो बीएससी में पढ़ रहा है उसको हिंदी अंग्रेजी काहे दिला रहे हो? और अगर बीएससी के विद्यार्थी को हिंदी अंग्रेजी दिला रहे हो तो बीए में पढ़ रहे वाले को भी फिजिक्स केमिस्ट्री दिलाओ। आप बताओ मित्रों, ये चेंज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सच बताते ही चेंज हो जाना चाहिए। आप हम लोग जब अपनी यूनिवर्सिटी का प्लान रखे ना, तो हम लोग यूनिवर्सिटी अपना सिलेबस खुद ड्राइव कर सकती है। तो हम लोग ने जब ड्राफ्ट दिया तो भड़क गया सब, ये कौन ड्राफ्ट है, ये कैसा है? हमने ड्राफ्ट बनाया था कि आपका मन, आप जिस हिसाब से भी आप लोग ले सकते हैं। जैसे आपका, जैसे एक कैसा कितना अच्छा होता है कि अगर आपने बीएससी कर रहे हैं तो 3 ऑनर्स लेना होगा। कोई सब्सिडरी वाला झमेला नहीं। जीएस का एक सब्सिडरी पेपर होगा 100 क्वेश्चन का, 3 साल में कभी हो दे दीजिए। यहाँ पे हमारा बस चले, तू वो ना दे हम यहाँ पे सब्सिडरी बाहर में जा सोचा तो, जब वो सब्सिडरी है तो हटाओ ना उसको यहाँ पे। तो उसके साथ साथ क्या होना, जैसे कोई सब्जेक्ट लिए, फिजिक्स लिए, केमिस्ट्री लिए, मन किया तो आप ज्योग्राफी ले लीजिए, मन किया क्या ले लीजिए, ज्योग्राफी। क्या जरूरत है आप 3 को मजबूरी के लिए? कोई भी विद्यार्थी अगर बीएससी करता है ना, उसका तीनों में इंटरेस्ट नहीं होता है, किसी ना किसी एक को ना बोझा लेके घूमते हैं। और हम लोग को जिसको थर्ड ईयर में छोड़ना था ना, तो उसके साथ सौतेला बिहेव करते थे, बट थर्ड ईयर में छोड़ देते तोरा, नहीं समझा, बाहर कर देते हैं यहाँ पे। तो होता है यहाँ पे। अब तो अब यूनिवर्सिटी जो नई शिक्षा नीति आई, वो कितने साल की ग्रेजुएशन है? 4 साल। तो मोदी जी को लगता है कि उन्होंने नई शिक्षा नीति लाके ग्रेजुएशन को 4 साल कह दिया। अरे हम बिहार वाले पहले से 6 साल में ग्रेजुएशन करते हैं, नहीं समझा? ताली मार रहा है, देख रहे हो? मतलब हद गधा है सब। ये अच्छी बात नहीं थी, समझे? कल पटना में मोदी जी आए थे और हम जब पटना एयरपोर्ट पे उतरे ना, तो एक छोट जहाज खड़ी थी, भारतीय वायुसेना लिखा हुआ था। हम कहीं छोटका जहाज किसका है? तो 4-5 एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर। तब हम समझ गए कि ओहो, देवता यहाँ आए हैं। तो वही हमको, तो हम देवता साहब मिलवे नहीं किए, तो कहेंगे देवता हो आपका बड़की जहाजिया कहाँ है? वो आइए ना, तनी बड़की जहाजिया से आइए ना हमारा बिहार में ना, रेलिंग तूर के जहाज वो पास चल जाएगा तब कहिएगा। तनी बड़की जहाजिया में लेके, बड़की जहाजिया जो अभी नया नया खरीदाया है 3-4 हजार करोड़ में, बोइंग 777, तनी उतरिए पटना से, 56 इंच का सीना दिखाइए। 56 इंच कहाँ जाएगा? फुलवारी स्टेशन पे जहाजिया चल जाएगा जहाज, नहीं रुकेगी। वो छोटका जहाज लेके आए थे एयरफोर्स वाला, यहाँ पे बड़का जहाज लेके नहीं आए थे। और उसके बाद यहाँ आके रोड शो कर रहे थे। अब यहाँ रोड शो में कोई बोला ही नहीं कि भैया हमको जहाज की जरूरत है। और कल हम लोग की जो जहाज लैंड की, सांस अटक गया लोगों का। एगो तो रनवे ससुर अपने छोटा है, एकदम छोटा है रनवे, 7-9 हजार कम से कम होना चाहिए, 6,800 है।
6,800 फीट है, कम से कम कितना होना चाहिए 9, ओकरों में डंटी मारा। और उसमें से भी ना कई अब पटना एयरपोर्ट पे अमूमन जहाज लैंड करती है चिड़ियाघर की ओर से, वो कल हवा का डायरेक्शन उल्टा था इसलिए वो फुलवारी स्टेशन से लैंड की, और लैंड करने के टाइम उसकी हाइट ज्यादा थी, 40% रनवे क्रॉस करने के बाद वो लैंड की थी यहाँ पे। सुपर इमरजेंसी ब्रेक लगाया, और जब ब्रेक लगाया था ना तो वहीं से टर्न मारना पड़ा, खत्म हो गया था रनवे। सब जना का सांस अटक गया था वहां पे, समझ गया। एक आदमी हमसे पूछ रहे थे, जहाज में ही थे, तो कहा कि सर हम आपका सीट आगे कर दे रहे, उन लोग के पास होता है कि सीट चेंज कर सकते हैं, हम हमको पीछे रहने दो। तो हमसे पूछे का है, हमके पटना उतरता है आदमी ना, कोई ठीक नहीं है कि रोक लेगा कि नहीं रोक लेगा, इसलिए आगे जो है लोग उनका थूथुर गुजाने का डर है। हम सीट लेते हैं पीछे, इधर जो कुछ तो उम्मीद बचेगा, कुछ तो उम्मीद बचेगा। अब बेचारा पायलट सैंडविच ना बन जाए पटना एयरपोर्ट पे तो कहिएगा, समझ गया कि नहीं गया। क्योंकि हम बिहार वालों की जिंदगी की अहमियत ये दिल्ली में बैठे लोग एक जानवर से ज्यादा नहीं समझते हैं, और हम लोग का काम क्या है, हम लोग मांगना ही नहीं जानते। समझ लेना, माँ भी अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती है जब तक वो रोता नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चढ़ के ले लो हमारा एयरपोर्ट, नहीं समझ आया, बुलाया जाए हम लोग मोदी जी को बड़की जहाज से, क्यों नहीं। हमारा दिल इतना बड़ा है कि हम उसी रनवे पे उतारने की कोशिश करेंगे, नहीं। और उन्हें डर क्यों लगेगा, मोदी जी को किस बात का डर, 56 इंच का सीना है, नहीं समझ आया, उसी रनवे पे उतारा जाए। आप बताओ मित्रों, उतरने चाहिए कि नहीं उतरने चाहिए। हाँ? अरे उनको अगर बोल दीजिएगा अपन जहाजिया लेके उतर, भाग जाएंगे, नहीं उतरेंगे उस पे। यहाँ पे सांस अटकल रहता है। नियम है पटना एयरपोर्ट पे कि मेन पायलट ही उतारेगा, और कुछ भी हो जाए फुल ऑटोमेटिक ब्रेक पे उतरना चाहिए। फुल मतलब पायलट से तनी मनी गड़बड़ी हो जाए उसे कोई नहीं। ऑटोमेटिक ब्रेक में क्या होता है, जैसे चक्का सटा, जैसे सटा चक्का, तुरंत कंप्यूटर मार देगा पूरा ब्रेक। वहां पे इतना जोर आवाज करता है उतरने के बाद पटना एयरपोर्ट पे, जितना उड़ने के टाइम आवाज नहीं करता है। बहुत खतरनाक होता है यहाँ पे। हम जैसे आदमी जो हमेशा सफर करते हैं मतलब उससे, लेकिन जब पटना एयरपोर्ट पे उतरता आदमी ना, अब तो ढीठा गया आदमी कि रोकिए ले गए यहाँ पे। नहीं तो कई बार ऐसा हुआ है कि उतरा नहीं रोक पाया तो फिर उड़ गया लेके। ये आप लोग हंस रहे हैं, ये पटना एयरपोर्ट का कॉमन बात है जिसे हम लोग गो अराउंड करते हैं। क्या कहते हैं, गो अराउंड। पटना एयरपोर्ट में जब पायलट आता है ना, उसको पहले ही बोल दिया जाता है कि अगर नहीं उतरे तो उड़ने के बाद दाहिने मोड़ लेना। क्योंकि कोई जहाज अगर जेन्युइन उड़ रही होती है तो उड़ने के बाद बाएं उसका एक होल्डिंग पैटर्न होता है कि उड़ने के बाद किस डायरेक्शन में उड़ेगी जाएगी, और एक होता है इमरजेंसी पैटर्न। तो बता दिया जाता है कि नॉर्मल उड़ेगी तो उसको हम इधर भेजेंगे, और इमरजेंसी वाले को इधर भेज देंगे। हर एयरपोर्ट पे होता है, वो हवाओं के डायरेक्शन से उस जगह के हिसाब से वो डिसाइड किया जाता है। तो यहाँ पहले बोल दिया था कि बबुआ इतना कॉन्फिडेंस में मत रहना, ऐसे उतरी उड़ गई लेके। जिनका पहली बार सफर होता है ना, उनका हालत खराब हो जाता है। फिर 25 मिनट ले लेती है, टेम्पू थोड़े धाक से मुड़ जाएगी। अब इसके बाद लेके जाएगी जहानाबाद, गया के साइड से घुमा फिर आके आएगी, बक्सर उक्सर हिला के फिर ले आके रोकेगी। तुरंत नहीं ना मुड़ा सकती है, उसको उतना हाइट पैटर्न करना पड़ेगा। फिर आई तो पता चला खाली नहीं है रनवे। अरे बड़ी बड़ी झमेला होता है। देखो ये क्या कर रहा है कि सर आप दिल्ली गाड़ी से जाया कीजिए। आगे बढ़े, आना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत नहीं। अब अलग अलग विश्वविद्यालय, जैसे महात्मा गांधी ने बेसिक शिक्षा पर ध्यान दिया था, यहाँ पर इसका उद्देश्य अलग अलग था। मूल शिक्षा का गठन किया गया। अब यहाँ देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना किया, शांति निकेतन की स्थापना वो भी शिक्षा के लिए था। याद रखिए श्रद्धानंद जो थे ये किसान आंदोलन से जुड़े थे, इन्होंने भी गुरुकुल की स्थापना कर दिया। यहाँ पर अलग अलग लोगों ने 48वें विश्वविद्यालय में, ये याद रखिएगा, राधा कृष्णन आयोग, याद रखना है राधा कृष्णन आयोग। इन्हीं के सिफारिश पर क्या बना, यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। राधा कृष्णन आयोग के सिफारिश पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट। अब जो आप लोग अभी तक पढ़ाई कर रहे थे वो आप पढ़ रहे थे दौलत सिंह कोठारी आयोग की। कौन सा कोठारी आयोग, कौन सा कोठारी? आप लोग इन्हीं के पढ़ रहे थे आज तक जो पढ़ाई की है। मैट्रिक की है 10th तक, फिर 2 साल का इंटर और 3 साल का, यही ना किए थे आज तक। तो अभी तक जो आप पढ़ाई कर रहे थे वो कोठारी आयोग के सिफारिश पे पढ़ रहे थे। ऑनर्स सब्जेक्ट ले रहे थे वो किस सिफारिश पे ले रहे थे, सेडलर है। ऑनर्स ले रहे थे सेडलर, ऑनर्स सेडलर पे ले रहे थे यहाँ पे। अब नई शिक्षा नीति आई है, ग्रेजुएशन कितने साल का हो गया, 4, और उसमें चीजें अच्छी हैं, उसमें सिस्टम अच्छी, आपका जो मन आप लोग ले सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ हाँ, उसमें ले सकते हैं आप। अपने 4 साल का ग्रेजुएशन हो गया, और उसमें ये है ना कि आप 2 साल गैप करके 3-4 साल कहीं कमाने वमाने चल जाइए, फिर आइएगा ना तो शुरू से नहीं पढ़ना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए अभी आपका क्या है, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर की है, सेकंड ईयर की है, चल गए दिल्ली मुंबई लोहापीठ में, और वहाँ लोहापीठ की अगर आए 2-3 साल बाद तो आपको फिर से ग्रेजुएशन कराएगा सर। नई शिक्षा नीति में ऐसा नहीं है। आपका मन, आप जैसे महिलाओं के साथ अक्सर होता है कि सेकंड ईयर थर्ड ईयर में रहेगी तो उसका घर ब्याह करा देगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? घर द्वार वाले क्या कर देंगे, शादी ब्याह करा देंगे। तो फिर उधरों जाके क्या कर लेना है,
ग्रेजुएशन कर लेना। और लड़की लोग आप लोग खाली गार्जियन पे आरोप लगाना छोड़िए, अगर आप सिंसियर होकर पढ़ाई करती ना, गार्जियन को लग जाता तो वो भी आपको जरूर पढ़ाई कराता। लेकिन आप लोग एक बार अपने अंदर झांक के देखिएगा कि गार्जियन काहे टेंशन में रहते हैं। चल आई थी यहाँ के हमारे घर वाला हमको पढ़ाने ऑफिसों में आके, और हम लोग परेशान हो गए, कर कि नहीं यहीं रहेंगे हम, ऑफिसों में कहाँ से रहेगी तुम। उसके घर फोन किया गया, घर गार्जियन को बोले कि इसको काहे नहीं पढ़ने दे रहे, तो अब पता चलता है इन लोग को पढ़ने से ज्यादा मन घूमने फिरने में लग रहा है। तो अब गार्जियन परेशान हो कि कभी कभी ऐसा एक्शन लेता है। क्या आप लोग के गार्जियन नहीं है, पढ़ने दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? इसीलिए हम आप लोग को डांटते बोलते रहते हैं कि क्लास में आएंगे कोनो लड़की तनी चमक धमक के आ जाना, थूर दे तो कहिएगा। हाँ, ऐसा थोड़ी हो जाएगा जी। यहाँ पे आप पढ़ने आई हैं, यहाँ पे कोई लड़का को डिस्टर्ब नहीं करेगी। आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा है, कोई लड़का अगर आपको हाथ धो के पीछे पड़े तो बस मुंह धुल लेना है, बस एक बार क्या करना है, मुंह धुल लेना है। कह गलती हो गया भाई। आगे बढ़ जाए। यहाँ पर नई शिक्षा नीति अब कौन सी आ गई है बाबू? ये सब को हटाते हैं, कोठारी आयोग वगैरह क्या हो गया, खत्म हो गया। अब यहाँ आ गए हम लोग 2020 में नई शिक्षा नीति आई है। ग्रेजुएशन कितने साल का हो गया? 4। बाकी का कोई वैल्यू नहीं है, बाकी चीजें वैसी ही हैं। ये सबका 5, 3, 2 ये सबका कोई खास वैल्यू नहीं है। यहाँ पे मेनली क्या है, 4 साल का ग्रेजुएशन कितने साल का? 4 साल। चीजें अब धीरे धीरे मतलब आसान होते जा रहे हैं। हम लोग के समय इंटरमीडिएट जब करते थे लोग तो 11th के एग्जाम नहीं होते थे, डायरेक्ट 11th और 12th दोनों का मिला के पूछता था। आज तो हो गया कि 11th का एग्जामो नहीं ले रहा है, ऐसा ही पास कर दे रहा है 11th में, और 11th वाला पूछियो नहीं रहा है, इसलिए विद्यार्थी का 11th गायब है। हम लोग के समय इसका सबसे ज्यादा खामियाजा जानते हैं क्या होता था? जब 2 साल का एक ही बार में पूछता था तो 100वें नंबर का होता था। अब जैसे फिजिक्स है तो उसमें ना 11th का भी पूछता था, फिजिक्स में 11th भी पूछेगा और 12th भी पूछेगा। अब इसमें समझिए समस्या कहां आती थी कि 100 नंबर का एग्जाम है तो 30 नंबर तो प्रैक्टिकल गया, बचा कितना? 70 नंबर। अभी 70 नंबर में 2 साल का पूछेगा, इसका मतलब हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछता था, हर एक चैप्टर से। इसमें मैक्सिमम जो नंबर का सवाल होता था जिसमें किसी फॉर्मूला को सिद्ध करना होता था कि सिद्ध कीजिए कि ये फॉर्मूला या लिफ्ट वाला है, वही सबसे बड़े सवाल होते थे आप लोग इंटर में, वो होते थे 2.5 नंबर के। जो सबसे बड़ा सवाल आता था ना वो कितने का होता था? 2.5 नंबर का होता था। क्योंकि मजबूरी समझिए, उसको 70 नंबर में 11th भी हटाना है, 12th भी हटाना है। यहाँ पे 2.5 नंबर का सबसे बड़ा सवाल होता था। आजकल का विद्यार्थी का ऑब्जेक्टिव आया है पास करने के लिए, ताकि कैसा एग्जाम होगा नकल करा दिया जाएगा, धाए धाए उसमें ऑब्जेक्टिव। आगे बढ़े बाबू। नई शिक्षा नीति में ग्रेजुएशन कितने साल का होगा? 4 साल का। अब भारत में बने कारखाना अधिनियम। देखिए कारखाना अधिनियम में क्यों बनाया जाता है कारखाना अधिनियम? कि उसमें काम करने के लिए कितने घंटे डिसाइड होंगे, कितने घंटे डिसाइड होंगे काम करने के। दूसरा क्या होगा, उसमें काम करने के घंटा, पहले एक तो घंटा डिसाइड हो गया, उसके बाद से छुट्टी कितना होगा, सैलरी कितनी होगी, काम दिन में करना है रात में करना है, ओवर टाइम के लिए। तो यही सब था कारखाना अधिनियम में। लेकिन भारत में बने जो भी कारखाना अधिनियम थे वो अंग्रेजों के पक्ष में थे। किसके पक्ष में थे? अंग्रेजों के पक्ष में। जब भारत आजाद हो गया तो कारखाना अधिनियम मजदूरों के पक्ष में बनाया गया। अभी भारत में जो कारखाने अधिनियम है वो ज्यादा झुके हैं किस ओर में? मजदूरों के साइड में। कंपनी के साइड में बहुत कम ही चीजों की सुविधाएं दी गई हैं। सरकार कंपनी को उतनी ज्यादा सुविधाएं नहीं देती है। लेकिन लोग जो बोलते हैं कि गुजरात में फैक्ट्री है, गुजरात में जो कानून है ना वो कंपनी वालों के लिए फेवर में भी है और मजदूरों के लिए, जो मजदूर के लिए है वही है, कंपनी के लिए फेवर में ज्यादा है। अगर किसी फैक्ट्री किसी कंपनी को चाहिए होगा ना तो वहां 14 दिन के अंदर उसको सारा क्लियरेंस देके खत्म करना है। सारा क्लियरेंस कितने दिन में? 14 दिन में। हम आपको कहते हैं ना कि दुनिया का अडानी हो या अंबानी हो तो 14 दिन में बिहार में आके बिजली का कनेक्शन लेके दिखा दे। चप्पल ना घिसवा दिया सब बिजली कर्मचारी तो कहिएगा, क्योंकि उसको पता है कि आपको हम बिजली नहीं देंगे तो ले आएंगे कहां से। नहीं समझा? तो बहुत चीजें रह जाती हैं यहाँ पर। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? तो बताइए कारखाना अधिनियम, सबसे पहला जो प्रथम कारखाना अधिनियम आया था वो लॉर्ड रिपन के समय आया था 1881। तो प्रथम कारखाना रिपन, और अंतिम कारखाना अधिनियम आया था वेवेल के समय। किसके समय? वेवेल। क्योंकि लास्ट वायसराय हकीकत में देखेंगे तो वेवेल था, क्योंकि उसके बाद जो आया था विलियम माउंटबेटन वो वायसराय के काम से नहीं आया था, केवल भारत को विभाजन करने के लिए आया था। वो विभाजन किया, आजादी दिया और टेम्पोररी गवर्नमेंट बैठा के चला गया। अंतिम वायसराय एक तरफ देखेंगे तो वेवेल था, और वेवेल भी ना सेनापति था किसका? लिनिथिगो का। हाँ, लिनिथिगो का। तो आप लास्ट के 3 वायसराय देखेंगे ना तो लिनिथिगो का ही सेनापति था वेवेल। जब लिनिथिगो गया तो सेनापति के तौर पे किसे बना दिया? वेवेल को बना दिया। और विभाजन के टाइम बसाया माउंटबेटन यहाँ पे। तो पहला कारखाना अधिनियम किसके समय? रिपन। और अंतिम कारखाना अधिनियम वेवेल। पहला, अंतिम, वेवेल। मेनली यही पूछता है, इससे ज्यादा नहीं पूछता है यहाँ पे। हालांकि बाकी कारखाना अधिनियम में देखेंगे तो रिपन ने कहा था कि जिनकी आयु 7 वर्ष से कम है वो कारखाने में काम नहीं कर सकते। दुर्भाग्य देखिए कि इसके लिए कानून लाना पड़ा। इसका मतलब 7 साल के भी बच्चों को ये सब कारखाने में काम लगा देते थे सर।
सोचिए, किसी चीज के रोकने के लिए अगर कानून लाया जा रहा है, इसका मतलब वो व्यवस्था समाज में है, तभी उसे रोकने के लिए कानून लाया जा रहा है। अगर वो व्यवस्था समाज में नहीं रहती तो कानून लाने की जरूरत क्या थी? तो इसने क्या कहा था, जिसमें 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखाने में नहीं लगाया जा सकता। ये छोटे 7 वर्ष से कम आयु के, 7 साल का लड़का कितना छोटा होता है, जो लोग गोदी में खिला देता है, उस सबको सही से बातों को क्या आता है उन सबको? बस घर में कोई मेहमान आएगा तो दूर से देखेगा कि नाश्ता छोड़ के जाएगा तो हम खाएंगे, ओकरा से भाव के आता कौन चीज है? छोटका लड़का सबको और कौन चीज आता है? उसको भी ये सब किसमें लगाए थे? सब किसमें? कारखाना में। तो इसने लॉर्ड रिपन ने क्या कर दिया था? रोक लगा दिया था यहाँ पे। कहा था कि नहीं, कम से कम 12 साल आयु होनी चाहिए। कितना? 12 साल। और उसमें भी कहा था कि 12 साल से कम आयु के बच्चे को कितने घंटे खटाना है? 9 घंटे। देख रहे हैं, इस वजह से रिपन को बहुत अच्छा माना जाता है। आपको लगेगा कि तो छोटा था, लेकिन जितने कचरे आए थे सब, उन सब में ज्यादा अच्छा था। 12 साल से जिनकी आयु कम है, जो लगभग 12 साल के, उनको कितना घंटा काम करना था? और इसी ने महीने में 4 दिन छुट्टी की व्यवस्था की। संडे की जो छुट्टी की व्यवस्था थी, लॉर्ड रिपन ने किया। उससे पहले कारखाने में कोई छुट्टी नहीं दिया जाता था। इसी वजह से भारत के लोग लॉर्ड रिपन को देवता की तरह पूजते थे। आज भी किसी वायसराय की सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट है तो किसकी है? लॉर्ड रिपन की है। बहुत अच्छा काम किया था भारत के लिए, जितना उसकी शक्तियां थी, पावर थी, समझ में? वो भगवान से बहुत डरता था। लॉर्ड रिपन की खासियत थी कि भगवान से बहुत डरता था। और यहाँ जैसे आया ना, तो भारत में कह दिया कण कण में देवता है, कण कण में भगवान है, चारों ओर से डरने लगा हूँ। इसलिए जहां भी उसका अधिकार था, वो अच्छा ही काम किया था। यहाँ पे संडे छुट्टी देने की व्यवस्था, हाँ, लॉर्ड रिपन ने। और बीच में 1 घंटे का लंच दिया लॉर्ड रिपन। कल्पना कीजिए कि कारखाना अधिनियम में क्या होता था कि 7 साल का बच्चा भी काम कर रहा है और उसको भी 12 घंटा ही काम करना था। बीच में लंच के लिए कोई टाइमिंग नहीं थी। लॉर्ड रिपन ने क्या किया? टाइमिंग दिया, 1 घंटा ब्रेक दिया। और हफ्ते, महीने में कितने दिन छुट्टी? 4 दिन। और यही अंग्रेज जब ब्रिटेन के कारखाना में काम करते हैं तो वो हफ्ते में 2 दिन छुट्टी देते हैं। हफ्ते में कितने दिन? 2 दिन, सैटरडे संडे। आप लोग को भी 2 दिन छुट्टी रहता है कि नहीं? सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी रहती है, जिसे वो लोग कहते हैं हफ्ता खत्म हो रहा है, वीक एंड। कहते हैं वीकेंड पे कोई प्लान है? ये सब जो पिज्जा खाता है सब कहते हैं, तो वीकेंड पे कोई प्लान है? नहीं समझाएगा। इन सब का ये जो नहीं, जो बड़े बड़े अमीर है, सभी पार्टी कैसे करेगा सब पता है? 2 घंटा में बैठ के कुछ ऑर्डर करेगा, एगो पिज्जा, और 20 गो फाँक के ले रहेगा, एक और फाँक के खा के चल गया। हाँ, पेटो भर जाता है उन सब का। हम तो यही सोचते हैं सब पेट कैसे भर जाएगा? ये सब तो खाना खाने के बाद का चीज है, नहीं समझे? हम लोग की तरह पार्टी कोई करे, बढ़िया से भात बनेगा, मुर्गा भात अगर बना दिया ना सब, तो बस उसको एक मुर्गा भात ले लेगा, तो सलाद ले लेगा, वो गिलास में पानी कोना में जाके बैठ जाएगा, खाते रहेगा, पोछते रहेगा, तीत हो गई बहुत देर। वो से उसको कोई मतलब नहीं, खा पी के साफ कर देगा। समझा क्या? पहला कारखाना रिपन, अंतिम कारखाना वेबल। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब कल हम लोग पढ़ेंगे वायसरायों ने क्या क्या काम किया था। चलिए आज के लिए इतना।